वैदेही का मन बहुत अशांत हो उठा था। अचानक 10 साल बाद सौरभ का ईमेल पढ़कर बहुत बेचैनी महसूस कर रही थी। वो न चाहते हुए भी सौरभ के बारे में सोचने को मजबूर हो गई कि क्यों मुझे बिना कुछ कहे छोड़ गया था। कहता था कि तुम्हारे लिए चांद तारे तो नहीं ला सकता, पर अपनी जान दे सकता हूँ। पर वो भी नहीं कर सकता क्योंकि मेरी जान तुम में बसी है। वैदेही हंस कर कहती थी, कितने झूठे हो तुम, डरपोक कहीं के। आज भी इस बात को सोचकर वैदेही के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई थी, पर दूसरे ही क्षण गुस्से के भाव से उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था। फिर वही सवाल कि क्यों वो मुझे छोड़ गया था और आज क्यों याद कर रहा है वो मुझे। वैदेही ने मेल खोलकर पढ़ा। सौरभ ने केवल 2 लाइनें लिखी थीं। मैं कल सिंगापुर आ रहा हूँ, प्लीज़ मुझसे एक बार ज़रूर मिलना, अपना नंबर देना, मैं कॉल करूँगा। ये पढ़कर वो बेचैन थी। सोच रही थी कि नंबर दे या नहीं। क्या इतने सालों बाद मिलना ठीक रहेगा? इन 10 सालों में क्यों कभी उसने मुझसे मिलने या बात करने की कोशिश नहीं की? कभी मेरा हालचाल भी नहीं पूछा। मैं मर गई हूँ या जिंदा हूँ, कुछ भी तो जानने की कोशिश नहीं की। फिर क्यों वापस आया है? सवाल तो कई थे, पर जवाब एक भी नहीं था। जाने क्या सोचकर अपना नंबर उसने लिख भेजा। फिर आराम से कुर्सी पर बैठकर सौरभ से हुई पहली मुलाकात के बारे में सोचने लगी। 10 साल पहले की बात है। एक शॉपिंग मॉल के सामने रोड पर वैदेही सड़क में पड़ी थी। उसका एक्सीडेंट हो गया था। किसी कार ने उसको टक्कर मारी थी और वहाँ ट्रैफिक जाम हो गया था, पर कोई मदद के लिए सामने नहीं आ रहा था। किसी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया था कि यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया है और एम्बुलेंस की ज़रूरत है। वैदेही के पैरों से खून तेज़ी से बह रहा था। वो रोड पर हेल्प हेल्प चिल्ला रही थी, पर कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा था। उसी ट्रैफिक जाम में सौरभ भी फंसा था। न जाने क्या सोचकर वो मदद के लिए आगे आया और फिर वैदेही को अपनी ब्रांड न्यू स्पोर्ट कार में हॉस्पिटल ले गया। वैदेही हल्की बेहोशी में थी। सौरभ का उसे अपनी गोद में उठाकर कार तक ले जाना ही याद था। उसके बाद तो वो पूरी तरह बेहोश हो गई थी, पर आज भी उसकी वो लेमन येलो टी शर्ट उसे अच्छी तरह याद थी। वैदेही की मदद करने के एवज में उसे कितने ही चक्कर पुलिस के काटने पड़े थे। विदेश के तो अपने ही पचड़े हैं, कोई किसी की मदद नहीं करता, और ख़ास कर कि बाहर से आने वाले लोगों की। फिर भी एक भारतीय होने का फ़र्ज़ निभाया था उसने। यही बात दिल को छू गई थी उसकी। कुछ अजीब और पागल सा था। जब जो उसके मन में आता था कर लिया करता था। 4 घंटे बाद जब वैदेही होश में आई, तब भी वो उसके सिरहाने ही बैठा था। एक्सीडेंट में वैदेही की एक टांग में फ्रैक्चर हो गया था। मोबाइल भी टूट गया था। सौरभ उसके होश में आने का इंतज़ार कर रहा था ताकि उससे किसी अपने का नंबर लेकर उसे इन्फॉर्म कर सके। होश में आने पर वैदेही ने ही उसे अच्छी तरह पहली बार देखा था। देखने में तो कुछ खास नहीं था, फिर भी कुछ तो अलग बात थी उसमें। कुछ सवाल करती उससे पहले ही उसने कहा, अच्छा हुआ आप होश में आ गईं, वरना तो आपके साथ मुझे भी हॉस्पिटल में रात काटनी पड़ती। खैर, आई एम सौरभ। सौरभ के तेवर देखकर वैदेही ने उसे थैंक यू भी नहीं कहा। वैदेही से उसने परिवार के किसी का नंबर मांगा। माँ का नंबर देकर सौरभ ने अपने फ़ोन से उनका नंबर मिलाकर उन्हें वैदेही के बारे में सारी जानकारी दे दी और फिर हॉस्पिटल से चला गया। न बाय बोला और न कुछ। वैदेही ने मन ही मन उसका नाम खड़ूस रख दिया। उस मुलाकात के बाद तो मिलने की कोई उम्मीद भी नहीं थी। न उसने वैदेही का नंबर लिया था और न ही वैदेही ने उसका। उसके जाते ही वैदेही की माँ और बाबा हॉस्पिटल में आ पहुँचे थे। वैदेही ने माँ और बाबा को एक्सीडेंट की सारी बात बताई और बताया कि कैसे सौरभ ने उसकी मदद की थी। 2 दिन हॉस्पिटल में ही बीते थे। ऐसी तो पहली मुलाकात थी वैदेही और सौरभ की। कितनी अजीब सी। वैदेही सोच सोच कर मुस्कुरा रही थी। सोच तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। सौरभ के ईमेल ने वैदेही के पुराने सारे मीठे और दर्द भरे पलों को हरा कर दिया था। एक्सीडेंट के बाद 15 दिन का बेड रेस्ट लेने को कहा गया था। वैदेही ने तभी नई नई नौकरी भी ज्वाइन की थी। घर पहुंचकर वैदेही ने सोचा कि ऑफिस में इन्फॉर्म कर दूं। मोबाइल खोज रही थी, तभी याद आया
कि मोबाइल तो हॉस्पिटल में सौरभ के हाथ में था और शायद अफरा तफरी में उसने लौटाया भी नहीं, पर इन्फॉर्म तो कर ही सकता था। उफ, वो सारे कॉन्टेक्ट नंबर्स भी उसी में थे। वैदेही चिल्ला उठी थी। तब अचानक उसे याद आया कि उसने अपने फ़ोन से माँ को फ़ोन किया था। माँ के मोबाइल में कॉल्स चेक की तो नंबर मिल गया। तुरंत नंबर मिलाकर उसने अपना इंट्रोडक्शन देते हुए सौरभ से मोबाइल लौटाने के लिए कहा। तब सौरभ ने तपाक से कहा, हाँ, फ्री में नहीं लौटाऊंगा, खाना खिलाना होगा। कल शाम तुम्हारे घर आऊँगा, एड्रेस बताओ फटाफट। वैदेही के तो होश ही उड़ गए। मन में सोचने लगी, कैसा अजीब इंसान है, पर मोबाइल चाहिए था, इसीलिए उसने एड्रेस दे दिया। अगले दिन शाम को महाराज हाजिर भी हो गए। सारे घर वालों को सेल्फ इंट्रोडक्शन भी दे दिया और ऐसे घुल मिल गया जैसे सालों से सबसे जान पहचान हो। वैदेही ये सब देखकर हैरान भी थी और कहीं ना कहीं एक अजीब सी फीलिंग भी हो रही थी। बहुत मिलनसार स्वभाव का था। माँ, बाबा और वैदेही की छोटी बहन तो उसकी तारीफ करते नहीं थक रहे थे। थकते भी क्यों, उसका स्वभाव, हाव भाव सब कितना अलग था और कितना अच्छा था। वैदेही उसके साथ बहती चली जा रही थी। वो सिंगापुर में अकेला रहता था। एक कार डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में मैनेजर था। तभी आए दिन उसे नई कार का टेस्ट ड्राइव करने का मौका मिलता रहता था। जिस दिन उसने वैदेही की मदद की थी, उस दिन भी न्यू स्पोर्ट्स कार की टेस्ट ड्राइव पर था। उसके माता पिता इंडिया में रहते थे। इस दौरान उनकी अच्छी दोस्ती हो गई थी। रोज आना जाना होने लगा था। वैदेही के परिवार के सभी लोग उसे पसंद करते थे। धीरे धीरे उसने वैदेही के दिल में खास जगह बना ली थी। उसके साथ जब होती तो लगता था ये पल यहीं थम जाए। वैदेही को ये एहसास हो चला था कि सौरभ के दिल में भी उसके लिए खास फीलिंग्स हैं, मगर अभी तक उसने वैदेही से अपनी फीलिंग्स कही नहीं थी। 15 दिन बाद वैदेही ने ऑफिस ज्वाइन कर लिया। सौरभ और वैदेही का ऑफिस एक ही रोड पर था। सौरभ अक्सर वैदेही को ऑफिस से घर छोड़ने आता था। फ्रैक्चर होने की वजह से 6 महीने केयर करनी ही थी। वैदेही को उसका लिफ्ट देना अच्छा लगता था। आज भी वैदेही को वो दिन याद है। सौरभ ने उसे 2 महीने बाद उसके 22वें बर्थडे पर प्रपोज किया था। ज़्यादातर लोग अपनी प्रेमिका को गुलदस्ता या चॉकलेट या रिंग के साथ प्रपोज करते हैं, पर उसने वैदेही के हाथों में एक कार का छोटा सा मॉडल रखते हुए कहा था, क्या तुम अपनी पूरी जिंदगी का सफ़र मेरे साथ तय करना चाहोगी? कितना पागलपन और दीवानगी थी उसकी बातों में। वैदेही उसे समझने में असमर्थ थी। ये कहते कहते सौरभ उसके बिल्कुल नज़दीक आ गया और वैदेही का चेहरा अपने हाथों में थामते हुए उसके होठों को अपने होठों से छूते हुए दोनों की सांसें एक हो चली थीं। वैदेही का दिल जोर से धड़क रहा था। खुद को संभालते हुए वो सौरभ से अलग हुई। दोनों के बीच एक अजीब मीठी सी मुस्कुराहट ने अपनी जगह बना ली थी। कुछ देर तो वैदेही वहीं बुत की तरह खड़ी रही थी। जब उसने वैदेही का उत्तर जानने के लिए पूछा तो वैदेही ने कहा था कि अगले दिन गार्डन बाय द वे रेस्टोरेंट में मिलेंगे, वहीं वो अपना जवाब उसे देगी। उस रात वैदेही एक पल के लिए भी नहीं सोई थी। कई बातों पर सोच रही थी, जैसे करियर, आगे की पढ़ाई और न जाने कितने ख्याल। नींद आती भी कैसे, मन में बवंडर जो उठा था। तब वैदेही केवल 22 साल की ही तो थी और इतनी जल्दी शादी भी वो नहीं करना चाहती थी। सौरभ भी केवल 25 वर्ष का था, पर वैदेही उसे ये बताना भी चाहती थी कि वो उससे बेइंतहा मोहब्बत करती है और ज़िंदगी का पूरा सफ़र उसके साथ ही बिताना चाहती है। बस कुछ समय चाहिए था उसे, पर ये बात वैदेही के मन में ही रह गई थी। वो कभी इसे बोल नहीं पाई। अगले दिन वैदेही ठीक शाम 5 बजे गार्डन बाय द वे में पहुंच गई। वहां पहुंचकर उसने सौरभ को फ़ोन मिलाया तो फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। उसका इंतज़ार करने वो वहीं बैठ गई। आधे घंटे बाद फिर फ़ोन मिलाया, पर तब भी फ़ोन स्विच ऑफ ही आ रहा था। वैदेही परेशान हो उठी, पर फिर सोचा कहीं ऑफिस में कोई ज़रूरी मीटिंग में फंस गया होगा और वहीं पर बैठकर उसका इंतज़ार करती रही। इंतज़ार करते करते रात के 8 बज गए, पर न तो वो आया और न ही उसका फ़ोन ऑन हुआ। इंतज़ार करते करते 2 साल बीत गए।
पर न तो कभी सौरभ आया और न ही कभी उसका फ़ोन ऑन हुआ। 2 साल बाद माँ बाबा की मर्जी से आदित्य से वैदेही की शादी हो गई। आदित्य अपनी ऑडिटिंग कंपनी चलाता था। उसके माता पिता सिंगापुर में उसके साथ ही रहते थे। शादी के बाद कितने साल लगे थे वैदेही को सौरभ को भूलने में, पर पूरी तरह भूल भी नहीं पाई थी। कहीं न कहीं किसी मोड़ पर उसे सौरभ की याद आ ही जाती थी। आज अचानक क्यों आया है और क्या चाहता है? वैदेही की सोच की कड़ी को अचानक फ़ोन की घंटी ने तोड़ा। एक अनजान नंबर था। दिल की धड़कनें तेज हो चली थीं। वैदेही को लग रहा था हो न हो ये सौरभ का ही फ़ोन है। फ़ोन उठाकर हेलो कहा तो दूसरी ओर सौरभ ही था। उसने अपनी भारी आवाज़ में कहा, हेलो, इज़ इट वैदेही? इतने सालों के बाद भी सौरभ की आवाज़ वैदेही के कानों से होते हुए उसके पूरे शरीर को झंकृत कर रही थी। स्वयं को संभालते हुए वैदेही ने कहा, यस, दिस इज़ वैदेही। न पहचानने का नाटक करते हुए बोली, मैं जान सकती हूँ मैं किससे बात कर रही हूँ? सौरभ ने अपने अंदाज में कहा, यार तुम मुझे कैसे भूल सकती हो? मैं सौरभ। ओह, वैदेही ने कहा, क्या कल तुम मुझे मरीना वे सैंड्स होटल के रूफटॉप रेस्टोरेंट में मिलने आ सकती हो शाम 5 बजे? कुछ सोचते हुए वैदेही ने कहा, हाँ, तुमसे मिलना तो है ही, कल शाम को आ जाऊंगी। ये कहकर उसने तुरंत फ़ोन काट दिया। अगर ज़्यादा बात करती तो उसका गुस्सा सौरभ को फ़ोन पर ही सहना पड़ता। वैदेही के दिमाग में कितनी हलचल थी, इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। ये सौरभ के लिए उसका प्यार था या नफ़रत, मिलने का उत्साह था या कन्फ्यूज़न, एक मिला जुला भावों का मिश्रण जिसकी तीव्रता सिर्फ वैदेही महसूस कर सकती थी। अगले दिन सौरभ से मिलने जाने के लिए जब वैदेही तैयार हो रही थी तभी आदित्य कमरे में आया। वैदेही से पूछा, कहाँ जा रही हो? वैदेही ने कहा, सौरभ सिंगापुर आया है, वो मुझसे मिलना चाहता है। कहकर वैदेही चुप हो गई। फिर कुछ सोचकर आदित्य से पूछा, जाऊं या नहीं? आदित्य ने जवाब दिया, हाँ जाओ, मिल आओ, डिनर पर मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। ये कहकर वो कमरे से चला गया। आदित्य ने सौरभ के बारे में काफ़ी कुछ सुन रखा था। वो ये जानता था कि सौरभ को वैदेही के परिवार वाले बहुत पसंद करते थे, कैसे उसने वैदेही की मदद की थी। आदित्य एक खुले विचारों वाला इंसान था। हल्के जामुनी रंग की ड्रेस में वैदेही बहुत खूबसूरत लग रही थी। बालों को ड्राई करके बिल्कुल सीधा किया था। सौरभ को वैदेही के सीधे बाल बहुत पसंद थे। वैदेही बिल्कुल वैसे ही तैयार हुई थी जैसे सौरभ को पसंद थी। वैदेही ये समझने में असमर्थ थी कि आखिर वो सौरभ की पसंद से क्यों तैयार हुई थी। कभी कभी ये समझना मुश्किल हो जाता है कि आखिर किसी के होने का हमारे जीवन में इतना असर क्यों आ जाता है। वैदेही भी एक असमंजसता से गुजर रही थी। वो खुद को रोकना चाहती थी, पर कदम थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वैदेही ठीक 5 बजे मरीना बाय सैंड्स के रूफटॉप रेस्टोरेंट में पहुंची। सौरभ वहां पहले से इंतजार कर रहा था। वैदेही को देखते ही वो चेयर से खड़ा हो गया और वैदेही की तरफ बढ़ा। उसे गले से लगाते हुए बोला, 10 साल बाद तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। तुम बहुत सुंदर लग रही हो। वैदेही अब भी गहरी सोच में डूबी थी। फिर एक हल्की मुस्कान के साथ उसने कहा, थैंक यू, पर मुझे तो तुम्हें देखकर आश्चर्य ही हुआ है। सौरभ भाप गया था वैदेही के कहने का मतलब क्या था। उसने कहा, क्या तुमने मुझे अब तक माफ़ नहीं किया? मैं जानता हूँ, तुमसे वादा करके मैं आ न सका। तुम नहीं जानती वैदेही मेरे साथ क्या हुआ था। वैदेही ने कहा, 10 साल कोई कम तो नहीं होते, माफ़ कैसे करूँ तुम्हें? आज भी मैं वो सब जानना चाहती हूँ। क्या हुआ था तुम्हारे साथ? तुम्हें याद होगा वैदेही, तुमने मुझे पार्क में मिलने के लिए बुलाया था। उसी दिन हमारी कंपनी के बॉस को पुलिस पकड़ कर ले गई थी स्मगलिंग के सिलसिले में। टॉप लेवल मैनेजर को भी रिमांड में रखा गया था। हमारे फ़ोन, अकाउंट सब सीज कर दिए गए थे। 3 दिन लगातार पूछताछ के बाद महीनों तक हमें जेल में बंद रखा गया था। 2 साल तक केस चलता रहा। जब तक केस चला, बेगुनाहों को भी जेल की रोटियां तोड़नी पड़ी। आखिर जो लोग बेगुनाह थे उन्हें तुरंत डिपोर्ट करके वापस इंडिया भेज दिया गया और जिन्हें डिपोर्ट किया गया था
उनमें से एक मैं भी था। पुलिस की रिमांड में वो दिन कैसे बीते मैं तुम्हें क्या बताऊं। आज भी सोचता हूं तो रूह कांप जाती है। किस मुंह से तुम्हारे सामने आता। इसीलिए जब मैं इंडिया पहुंचा तो न मेरे पास कोई मोबाइल था और न ही कोई कांटेक्ट नंबर। मुंबई पहुंचने पर पता चला कि माँ बहुत ज़्यादा बीमार हैं और हॉस्पिटल में एडमिट हैं। मेरा मोबाइल ऑफ होने की वजह से मुझ तक खबर पहुंचाना मुश्किल था। ये सारी चीज़ें आपस में इतनी उलझी हुई थी कि उन्हें सुलझाने का वक्त ही नहीं मिला। और तो और माँ ने मेरी शादी भी तय कर रखी थी। उन्हें उस वक्त कैसे बताता कि मैं अपनी ज़िंदगी सिंगापुर ही छोड़ आया हूँ। उस वक्त मैंने चुप रहना ही ठीक समझा और फिर जिंदगी की आपाधापी में उलझता ही चला गया। पर तुम हमेशा याद आती रही। हमेशा सोचता था कि तुम क्या सोचती होगी मेरे बारे में। इसीलिए तुमसे मिलकर तुम्हें सब बताना चाहता था। काश मैं इतनी हिम्मत पहले दिखा पाता। उस दिन जब हम मिलने वाले थे तब तुम मुझसे कुछ कहना चाहती थी ना। आज बता दो तुम क्या कहना चाहती थी। वैदेही को ये जानकर इस बात की तसल्ली हुई कि सौरभ ने उसे धोखा नहीं दिया था। कुदरत ने उनके रास्ते अलग कर दिए थे। फिर बोली, वो जो मैं तुमसे कहना चाहती थी उन बातों का अब कोई मतलब नहीं। वैदेही ने अपने जज्बातों को अपने अंदर ही दफनाने का फैसला कर लिया था। थोड़ी देर के बाद एक मुस्कुराहट के साथ वैदेही ने कहा, चलो कॉफ़ी ऑर्डर करते हैं।